वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम के फैक्टर्स देख लिए थे। अब हम इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या 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 चीज़ें कंसिस्ट करता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपके इनपुट होते हैं, जिनमें इनपुट जैसे कि अगर आप कपड़ा बनाना चाहते हो, आप कॉटन के कपड़ा बनाना चाहते हो तो आपको कॉटन इनपुट के रूप में यूज़ होगा। आपको मशीन आप प्रोसेस करने में यूज़ होगी, तब जाके आपको क्या मिलेगा, कपड़ा मिलेगा एज आ आउटपुट। तो इनपुट आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, जिसमें आपकी लेबर भी होती है, आपकी लैंड की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है, आपकी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड होती है, और भी वो सारी चीज़ें जो कि आप यूज़ करते हो क्या करने के लिए, इंडस्ट्रियल सिस्टम को सेटअप करने के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हो क्या करने के लिए, अपने रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदलने के लिए, यानी कि कॉटन को किस में बदलने के लिए, क्लोथ में बदलने के लिए आप जितनी भी प्रोसेस करते हो, जितनी भी एक्टिविटीज़ से गुजरते हो, वो सारी की सारी आपके इनपुट के अंदर आएंगी। और एंड में जो आपको मिलेगा, जो आपको आउटपुट मिलेगा, वो आपका क्या होगा, एंड प्रोडक्ट होगा, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो मैंने अभी आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एग्जांपल दिया था, कपड़े वाली का। इसमें इनपुट क्या होता है, कॉटन होता है, ह्यूमन लेबर होती है, फैक्ट्री होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, और आपको बाद में प्रोसेस में क्या करना पड़ता है, गिनिंग करनी पड़ती है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है कॉटन की, फिर उससे धागे बनाने पड़ते हैं, फिर उसको बुनाई करनी पड़ती है, फिर उसमें कलर डाइंग करनी पड़ती है, फिर उसे प्रिंट करना पड़ता है, तब जाके आपको एक अच्छी सी शर्ट पहनने के लिए प्राप्त होती है, जो भी आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। अब इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में देखेंगे। ऐसा एरिया बेटा जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई रहती हैं, ठीक है ना, हम ऐसे एरिया को इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में चूज़ करते हैं जहाँ से आपका मार्केट पास में हो, जिससे कि आपका जो भी बना हुआ सामान है आप उसको ईजिली मार्केट तक पहुँचा सको और अपना पैसा प्रॉफिट अर्न कर सको। बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड में, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट वाला पार्ट, ये बेटा जैसे कि मान लो ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ये वाला पार्ट इसका ईस्ट होगा और ये वाला पार्ट इसका वेस्ट होगा। तो नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का पार्ट, ईस्टर्न यूरोप का पार्ट और ईस्ट एशिया। और उसके बाद में क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड है आपके टेम्परेट रीजन में। ज़्यादातर रीजन सी पोर्ट के पास में होते हैं, जिससे कि वो इजीली क्या कर पाएँ, कोल फील्ड के पास होते हैं, जैसे आपको इसमें मेंशन भी किया गया डायग्राम के अंदर। जितना भी ये ब्लैकिश एरिया सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये देखो इधर, ये आपका क्या है, अमेरिका है, अमेरिका का ये ईस्ट वाला पार्ट जो कि मैंने भी आपको बताया था, ठीक है, दिख रहा है ना, ये डेनवर है, गल्फ कोस्ट है, तभी ब्लैक ब्लैक, ये देखो पोर्ट्स एरिया, ये वैंकूवर आपका पोर्ट का नाम है ना, सिएटल आपके पोर्ट का नाम है, सैन फ्रांसिस्को आपका अमेरिका का वेस्ट पोर्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे एक पोर्ट का नाम है, लॉस एंजल्स और सैन डिएगो तो जाना, ये भी आपके पोर्ट का नाम है। इधर देखो बेंगोटा है, कैराकोस है, इक्वाडोर, लीमा, ठीक है, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, मोंटेविडियो, ब्यूनस एरीज, सेंटियागो, बाही कोस्ट, और इधर आपका देखो अफ्रीका में घाना, नाइजीरिया, ये आपका ऊपर मोरक्को वाला एरिया, इधर इजिप्ट का कायरा, खार्टूम आपकी सूडान की कैपिटल, नैरोबी, डरबन, केप टाउन, ये सारी की सारी प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद में आपका ये इधर हमारे इंडिया में गंगा वैली, मुंबई वाला, चेन्नई रीजन, फरगना वैली का रीजन, मंचूरिया, बीजिंग का रीजन, कोरिया, जापान का संघाई और आपका जापान वाला एरिया, और चाइना का संघाई और वुहान रीजन। उसके बाद में आपके मनीला, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके इंडस्ट्रियल जोन है। जैसे जावा है आपका अमेरिका, उस ऑस्ट्रेलिया में देखो ब्रिस्बाने है, पर्थ है, तो ब्रिस्बाने क्या है आपका, ब्रिस्बाने भी आपका एक पोर्ट है, पर्थ भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सिडनी भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मेलबोर्न में भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, जो कि आप किसके लिए यूज़ होते हैं, आपके इंडस्ट्रियल रीजन के लिए, इंडस्ट्रियल पोर्ट के रूप में, जिससे कि आप एक्सपोर्ट कर सको, और कोशिश की जाती है नियर द कोल फील्ड आप इसको स्टेबलाइज करो, जिससे कि आपको पावर के रूप में कोल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो पाए, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन आपको क्या मेंशन हुआ है, मुंबई पुणे क्लस्टर। आपके इंडिया वाले मैप में आप एक बार देख ही सकते हो कि मुंबई कहाँ मेंशन है, तो मुंबई पुणे क्लस्टर आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका बेंगलोर और तमिलनाडु रीजन वाला इंपॉर्टेंट है। हुगली का रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा बेटा आपके गुजरात के अंदर है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट आपका, विशाखापट्टनम, गुंटूर, ये आपका आंध्र प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पोर्ट है। गुड़गांव, दिल्ली, मीरत आपका, और ये कोला, तिरुवनंतपुरम, ये सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं जो कि भारत के अंदर है। एक बार रिपीट करेंगे, मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मीरत और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में जाने जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर का एक एग्जांपल दे रखा है इसमें। इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था बेटा भोपाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, ये अभी तक भी है। भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। कब हुआ था, ये डेट मेंशन कर लेना अपने नोट्स में, जहाँ भी नोट्स बना रहे हो या जहाँ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हो।
3 दिसंबर 1984 को आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें एक टेक्नोलॉजिकल इंसिडेंट हुआ था। ये फैक्ट्री के अंदर हुआ था। फैक्ट्री के अंदर एक गैस रिलीज़ हो गई थी बेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस थी, जिसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो आपकी गैस है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 में जो हुई थी उसके अंदर रिलीज़ हुई थी। इसके साथ एक और गैस रिलीज़ हुई थी, हाइड्रोजन साइनाइड, और कुछ और रिएक्शन प्रोडक्ट रिलीज़ हुए थे। ये एक प्रकार की पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी। उसके अंदर आपका ये है 3558 जो है लोगों की डेथ हो गई थी। ऑफिशियली रिकमेंड किया, यानी नोटेड किया है कि इतने लोग की डेथ हो गई थी 1989 में। 1000 पीपल थे जो कि सफ़र कर रहे हैं एलिमेंट से। कुछ लोग ब्लाइंड हो गए हैं, तो कुछ का इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया है, कुछ को गैस्ट्रो इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम वो अभी भी फेस कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी ये भोपाल की आपकी। दूसरा इंसिडेंट बेटा 23 दिसंबर 2005 को हुआ है। ये भी आप याद कर लेना, ये भी नोट कर लेना कि 23 दिसंबर, दोनों ही इंसिडेंट दिसंबर के अंदर हुए हैं, लेकिन पहला 3 दिसंबर स्टार्टिंग में हुआ है, दूसरा एंडिंग में 25 दिसंबर में हुआ है। पहला 1984 में, दूसरा 2005 में। पहला भोपाल में हुआ है और दूसरा कहाँ हुआ है, चाइना में। ठीक है, चाइना में कहाँ पर ब्लो आउट हुआ है, गाओजियाओ में हुआ है। ठीक है, चोंगिंग चाइना में, जिसमें 243 लोगों की डेथ हो गई, 9000 लोग इंजर्ड हो गए और 64,000 लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया। बहुत सारे लोग मर गए क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो है एक्सपोजर के बाद भागने का मौका ही नहीं मिला। वो भाग नहीं पाए, इस वजह से वो जल गए। किसी की आंखें बर्न हो गई, किसी की स्किन बर्न हो गई, तो किसी के लंग्स ख़त्म हो गए। ठीक है, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई उनको। तो अगर हम ऐसे रिडक्शन को कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इनसे हम अपने आप को बचा सकें, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, आप वहाँ से इंडस्ट्रियल रीजन को दूर रखो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज मत लगाओ। जहाँ पे लोग जो है इंडस्ट्रीज से आप लोगों को अवेयर करवाओ कि इंडस्ट्री के पास टॉक्सिन मटेरियल, हजार्डस सब्सटेंस होते हैं, कोशिश करें वो कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। फायर वार्निंग या फाइटिंग सिस्टम जो है आप उसे इम्प्रूव करो अपना। ठीक है, स्टोरेज फाइटिंग सिस्टम मतलब अगर कोई प्रकार का हादसा हो जाता है तो आप कैसे उससे जल्दी से जल्दी निजात पा सकते हैं, इस सिस्टम को आप इम्प्रूव करो। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। ठीक है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उनको लिमिटेड करो कि वो कम से कम ही फैक्ट्रीज़ के अंदर देखें, हो तो जल्दी यूज़ होकर ख़त्म हो जाए, स्टोर के रूप में ना रहें। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इंडस्ट्री और वो भी इम्प्रूव करनी चाहिए। अब मेजर इंडस्ट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो इसमें लिखा है डू यू नो में कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम और क्या कहते हैं, सनराइज़ इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। भी नोट कर लेना बेटा कि इमर्जिंग इंडस्ट्री को आप सनराइज़ इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्री है, वेलनेस हॉस्पिटैलिटी आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। तो इंफॉर्मेशन आईटी और वेलनेस टेक्नोलॉजी दोनों ही आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्री या फिर सनराइज़ इंडस्ट्री के रूप में जानी जा रही हैं। बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है जो कि आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्री है, सनराइज इंडस्ट्री भी है। आयरन और स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी ओल्डर इंडस्ट्री है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। अगर आप कंट्री देखोगे तो आयरन और स्टील इंडिया की जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं वो आपकी जर्मनी में है, यूएसए में है, चाइना में, जापान में, रशिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा भारत में है, उसके बाद हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। बहुत ज़्यादा हब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपकी सिलिकॉन वैली है, जो कि आपके सेंट्रल कैलिफोर्निया के अंदर है और हमारे भारत के बेंगलोर रीजन के अंदर है, इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है बेटा, इसमें इनपुट्स के रूप में प्रोसेस और आउटपुट, ये तो सारी इंडस्ट्रीज़ में ही होता है। इनपुट आपको चाहिए होता है, फिर उसके बाद आप प्रोसेस करते हो, प्रोसेस के बाद आपको क्या मिलता है बेटा, आउटपुट चाहिए होता है। तो ये तो आपको हर इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा। इनपुट आपका इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में क्या यूज़ होता है, आपका सबसे बड़ी बात तो आयरन चाहिए, आपको कोयला चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, साथ ही साथ आपको लेबर चाहिए, पैसा भी चाहिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका इनपुट हो गया। प्रोसेस में आप आयरन को स्टील में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारी स्टेजेस से होकर के जाएगा। आपको रॉ मटेरियल के रूप में ब्लास्ट फर्टेंस भी चाहिए होगा, जिसमें कि आप आयरन को स्मेल्ट करोगे, आयरन को रिफाइन करोगे। ठीक है ना, ऑब्टेन क्या होगा, आपको स्टील ऑब्टेन होगा, तो स्टील आपका क्या हो गया, इन आउटपुट हो गया। ठीक है, ये दिखाई भी दे रहा है आपका बहुत सारा कोयला है, ये आयरन है, ये लाइमस्टोन है, तब जाकर के आपको 1 टन स्टील प्राप्त हो रही है। स्टील जो है बहुत ही टफ होता है, इसे आप इजीली शेप कर सकते हो, कट कर सकते हो, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। स्पेशल अलॉय होता है स्टील आपका, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे अमाउंट्स अदर मेटल के भी ऐड किए जाते हैं। अदर कौन कौन से मेटल के अमाउंट ऐड किए जाते हैं बेटा, स्टील में आपका आयरन के साथ एल्यूमिनियम भी होता है, आयरन के साथ निकल भी होता है, आयरन के साथ कॉपर भी होता है। इसीलिए स्टील एक प्रकार का अलॉय है, क्योंकि इसमें आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर चारों सब्सटेंस मिले हुए होते हैं। ये बहुत हार्ड होता है, टफ होता है और एबिलिटी होती है इसमें अपने आप को रस्ट करने की। स्टील होता है रस्ट से बचाने की, यानी रस्ट नहीं हो पाए, रस्ट से रेसिस्ट करने की इसमें अपने आप में कैपेबिलिटी होती है। स्टील जो होता है ये आपकी मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है बेटा, क्योंकि आपको पता है आयरन जो होता है वो और अदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो हम उसकी जगह पे स्टील यूज़ करते हैं। और जितनी भी मशीन वगैरह हम उसमें स्टील का यूज़ करते हैं, तो स्टील आपकी जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपकी बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोला जाता है।
आइदर आप या तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को टूल्स में यूज़ करते हो, जैसे आपको शिप बनानी है, ट्रेन बनानी है, ट्रक बनाना है, ऑटो बनाना है, सब में आपको स्टील चाहिए होता है। पेन और निडल्स भी आपकी स्टील की ही होती हैं। ऑयल वेल में जो आप ड्रिल स्टील मशीन होती है वो भी स्टील की होती हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करते हो वहाँ पे भी आप स्टील यूज़ करते हो। मिनरल माइनिंग होती है वहाँ पे स्टील के इक्विपमेंट्स होते हैं, इसीलिए आपने स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा है। 1800 AD से पहले आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो था वो लोकेटेड था जहाँ पे रॉ मटेरियल होता था, पावर सप्लाई पानी की बिजली होती थी, पानी रहता था अच्छा खासा, वहाँ पे हम इन्हें लगाते थे। तो आइडियल इंडस्ट्री की लोकेशन यही होती थी, कोल फील्ड के पास में लगाओ, कैनाल हो आसपास में, रेलवे हो जिसे एक्सपोर्ट भी कर सको, इंपोर्ट भी कर सको। 1950 में आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमने शुरुआत करी थी लगाना, लोकेट करी थी पोर्ट, सी पोर्ट के पास में आपकी ये लोकेट करी थी हमने। बहुत बड़ी आयरन और बहुत बड़ी स्टील का कॉरपोरेशन इसने किया था। सबसे बेस्ट लोकेशन ये दिखा रहा है 1800 से 1950 में ऐसी हुआ करती थी, है ना, 1950 से पहले, और बेस्ट लोकेशन 1950 से ये है। ये आपके इंपॉर्टेंट रीज़न है बेटा, इंपॉर्टेंट रीज़न आपके, ठीक है, जहाँ पे आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया है। ये देखो आपको कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर दिख रहा है, यूरोप में, जर्मनी में, इंडिया में, जापान में, आपको साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्राज़ील में। एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका क्या होता है, आपको लेबर सस्ती मिल जाए, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, मार्केट मिल जाए, और स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर जैसे कि आपका भिलाई स्टील बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, दुर्गापुर में, आपके वेस्ट बंगाल में बहुत स्टील प्रोड्यूस होती है, बर्नपुर में आपकी स्टील अच्छी प्रोड्यूस होती है, जमशेदपुर में होती है, राउरकेला में होती है, बोकारो में होती है। सारे के सारे 4 इंपॉर्टेंट स्टेट में पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जितनी भी मैंने अभी नाम लिए, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो, ये सारे के सारे बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मेंशन है। भद्रावती एंड विजयनगर आपका कर्नाटक के अंदर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आयरन स्टील सेंटर है। इस क्या नाम है उसका, भद्रावती नाम है, और क्या नाम है, विजयनगर। तो भद्रावती और विजयनगर आपके इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए स्टेबलाइज किए जाने वाले नाम है, जिनको आप बहुत ज़्यादा सुर्खियों में जानते हो, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, सलेम आपका तमिलनाडु का, और भी अदर स्टील सेंटर है जहाँ पर आपको लोकली ये रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। 1947 से पहले जमशेदपुर जो था एकमात्र आयरन और स्टील प्लांट था यहाँ पर। जमशेदपुर के अंदर ही हमारे पास एक ही केवल आयरन और स्टील प्लांट जो कि जमशेदपुर में था 1947 से पहले, जो कि टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने स्टेबलाइज करा था। ये हमारी प्राइवेट कंपनी थी। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट अब खुल चुके हैं। टिस्को का स्टेबलाइज 1907 में हुआ था। बेटा ये याद कर लेना कि 1907 में टिस्को का स्टेबलाइजमेंट हुआ था। कहाँ हुआ था, झारखंड में एक जगह है सांची, सक्ची बोलेंगे तो इस जगह पे स्टेबलाइजमेंट हुआ। तो कब हुआ, 1907 में हुआ। कब हुआ, 1907 में हुआ। किसका हुआ, टिस्को का हुआ। और कहाँ पे हुआ, जमशेदपुर के सांची जगह के अंदर, जो कि आपकी कौन कौन सी नदियों के कन्फ्लुएंस पर है। 2 नदी हैं बेटा जहाँ पर मिलती हैं, एक तो नदी है सुवर्णरेखा और एक नदी है आपकी खरकई। तो खरकई और सुवर्णरेखा 2 नदियाँ मिलती हैं। उस जगह पर एक जगह है, क्या नाम है, सक्ची। इस सक्ची जगह पर भी जमशेद जी ने, जमशेदपुर के अंदर झारखंड के अंदर एक जगह है सांची, वहाँ पर झारखंड की जगह सांची के अंदर जहाँ पर सुवर्णरेखा और खरकई नदी मिलती है। सुवर्णरेखा और खरकई नदी के मिलने वाले कॉन्फ्रेंस सांची पर आपकी टिस्को कंपनी की स्टेबलाइजमेंट करी थी। जमशेदपुर बहुत ही कन्वीनियंट सिचुएशन थी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखो ये सुवर्णरेखा नदी दिखाई दे रही होगी आपको, ये सुवर्णरेखा नदी है, इधर दिखाई दे रही है, ठीक है। सांची वो जगह है जहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट खोला गया था। जब ये एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा है आपको, बगल में टाटा ने अपना हॉस्पिटल भी खोल रखा है, ट्यूब्स डिवीज़न भी है, टेल्को और टाटा आई रेलवे स्टेशन भी पास में है। तो सारी चीज़ें पास में है। इसके पानी यहाँ से मिल रहा होगा, इससे बिजली भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए भी दिखाई दे रहा है। और बगल में यहाँ पे खरकई रिवर और ये और आदित्यपुर लेकर के या फिर और अगल बगल के जो एरिया वेस्ट बंगाल, वहाँ पे आपको मार्केट भी दिखाई दे रहा है। तो आपने सांची को चूज़ करा आयरन स्टील प्लांट के रूप में, क्योंकि बेटा ये केवल 32 किलोमीटर दूर है कालीमती स्टेशन से। कालीमती स्टेशन आपका कहाँ है, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे। तो बंगाल से नागपुर जाने वाली एक रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे लाइन यहाँ से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो आप इजीली ला सकते हो, एक्सपोर्ट करना है तो आप इजीली ले जा सकते हो, क्योंकि नागपुर बंगाल रीजन वाली जो रेलवे स्टेशन की लाइन है वो आपके इसके बगल से जा रही है, केवल 32 किलोमीटर की दूरी है। दूसरी बात, ये आयरन और कोल और मैंगनीज तीनों के पास में है, और तीनों चीज़ें आपको स्टील बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। बगल में कलकत्ता का मार्केट भी है, तो आपको इजीली लग रहा है। तो 32 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, कलकत्ता का मार्केट भी पास में है, और साथ ही साथ में कालीमती स्टेशन भी है यहाँ पर बंगाल और नागपुर के रेलवे स्टेशन के लाइन पर, ठीक है। टिस्को से आपको कोयला मिलता है, झरिया आपका कोल फीड है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन, डोलोमोट, मैंगनीज, ये सब आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो जाते हैं। खरकई और सुवर्णरेखा नदी से आपको पानी भी मिल जाता है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं कैपिटल एडिक्वेंट के लिए, इसकी डेवलपमेंट भी किया जा सके। जमशेदपुर और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट हैं, जैसे कि जो टिस्को के बाद स्टेबलाइजमेंट हुए हैं, वो केमिकल बनाते हैं, कुछ लोकोमोटिव पार्ट्स बनाते हैं, तो कुछ एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट बनाते हैं, कुछ मशीन्स बनाते हैं, कुछ टेम्पलेट केबल और वायरस भी बनाते हैं।
तो डेवलपमेंट जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का वो ओपन हुआ है डोर्स, बहुत रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। सारे के सारे सेक्टर में इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। चाहे तो आप हैविली आयरन स्टील प्लांट बनाना हो, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, आपको मोस्टली आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि स्टील आपकी मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है एज ए मशीन के रूप में। और आपका स्टील सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, क्योंकि इसमें रोलिंग मिल्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ आपकी बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। पिट्सबर्ग एक जगह है बेटा अमेरिका के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है। जैसे मैंने अभी हमारे इंडिया की बताई थी, ऐसे ही पिट्सबर्ग जो स्टील सिटी है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कहाँ की है, अमेरिका की है। स्टील इंडस्ट्री जो है ये पिट्सबर्ग के अंदर है। इसमें बहुत सारे लोकेशनल एडवांटेजेस हैं। कुछ रॉ मटेरियल हैं, जैसे कि यहाँ पे कोयला इजीली मिलता है, आयरन और इजीली मिलता है। आयरन की माइन बनी हुई है मिन्नेसोटा, जो कि आपके पिट्सबर्ग के पास में ही है। तो मिन्नेसोटा से आप क्या प्राप्त कर लेते हो, मिन्नेसोटा से आप प्राप्त कर लेते हो आयरन और, ठीक है। तो मिन्नेसोटा आपको क्या देता है, MINNESOTA, मिन्नेसोटा आपको क्या देता है, आयरन माइन्स है। यहाँ पे 1500 किलोमीटर दूर पिट्सबर्ग है इससे, है ना। पिट्सबर्ग जो है वर्ल्ड का बेस्ट रूट है शिपिंग के लिए, बहुत चीपली आपको सस्ते में शिपिंग मिलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस ग्रेट लेक्स हैं, वाटरवेज के रूप में यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। ये आपका अमेरिका के अंदर जगह है। द ओहियो, मोनोकाहेला, एलिगोनी रिवर, ये सब आपको पानी प्रोवाइड कराती है। और बहुत बड़ी बड़ी स्टील मिल्स जो है आपके पिट्सबर्ग के अंदर लोकेटेड है। और ये जो है आपका मोंगेला और एलिगनी रिवर जो है, इनको पानी भी मिलता है हमें यहाँ से पिट्सबर्ग को। और ओहियो रिवर जो है वो जस्ट इसके बिलो से जा रही है। तो आपको अच्छा आयरन स्टील बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड रूट भी है, वाटर रूट्स भी है, ठीक है। उसके बाद पिट्सबर्ग जो एरिया है उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, स्टील मिल्स हैं। और स्टील को आप यूज़ करते हो रॉ मटेरियल बनाने के लिए, मैंने भी बताया आपको, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसे हम पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले वाला इतना जितना हो चुका है उसको रिवाइज़ करना।